नमस्कार, लग चुकी है कचहरी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कनवाल। आज कचहरी में सबसे पहले हीट वेव पर चल रहे एक अलग तरह के महायुद्ध की फाइल आपके लिए खोलेंगे। ईरान युद्ध में मिसाइलें चली थी, लेकिन तपते यूरोप पर प्रहार करने के लिए चीन पानी की मिसाइल दाग रहा है। आपको बताएंगे क्या ये चीन का नया नैरेटिव वॉर है। आज इस मुकदमे की भी फाइल खुलेगी कि क्या राम मंदिर के चढ़ावे के गबन के मामले में बलि का बकरा ढूंढ लिया गया है, क्या सबसे बड़ा विलन तय कर लिया गया है, और 15 साल के जिस खिलाड़ी ने पूरी दुनिया को अपना मुरीद बनाया वो अब भी अपने डेब्यू को क्यों तरस रहा है। 3 मैच हो गए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अभी डगआउट में ही है, तो उनकी बारी कब आएगी ये भी जानेंगे। लेकिन पहले यूरोप से वीडियो वॉर में उलझे चीन की बात। पहले यूरोप चीन को टेक्नोलॉजी, लोकतंत्र और ओवर कैपेसिटी यानी जरूरत से ज्यादा उत्पादन क्षमता का लेक्चर देता था, लेकिन इस बार मौसम ने या कहें ग्लोबल वार्मिंग ने कहानी पलट दी है। अब चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे पास होगा लोकतंत्र, हमारे पास शहर दर शहर कूलिंग सिस्टम है, हमारे पास एसी है। और ये सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि चीन का एक नया नैरेटिव वॉर है। यूरोप इस वक्त सबसे भीषण गर्मी से जूझ रहा है। यूरोप पर इस बार इतनी बड़ी आपदा आई है कि लगभग 1,500 लोग वहां पर मारे जा चुके हैं। कहीं सड़कें पिघल रही हैं, ट्रेन की पटरियां पिघल रही हैं, कहीं स्कूल बंद हो रहे हैं, कहीं लोग मॉल और मेट्रो स्टेशन में शरण ले रहे हैं। लेकिन चीन इस पूरी त्रासदी को सिर्फ मौसम की खबर की तरह नहीं देख रहा, वो इसे अपनी सॉफ्ट पावर और मैन्युफैक्चरिंग पावर दिखाने के मौके के रूप में बदल रहा है, जिसे हम कहते हैं ना भारत में आपदा में अवसर। सोशल मीडिया पर चीन समर्थक अकाउंट लगातार ऐसे वीडियोस और पोस्ट शेयर कर रहे हैं जिनका संदेश बिल्कुल साफ है। देखो, विकसित कहलाने वाला यूरोप गर्मी से हार गया, लेकिन चीन तैयार बैठा है। जैसे जैसे सोशल मीडिया पर चीन के ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे चीन ने अपनी ऊंची इमारतों में कूलिंग सिस्टम लगाए हुए हैं, तो ये वीडियो जो भी आपको दिखा रहे हैं ये चीन के शांगसी प्रांत की एक रेजिडेंशियल कॉलोनी का है, जहां छतों पर लगाया गया मिस्ट कूलिंग सिस्टम कुछ ही मिनटों में छतों की सतह का तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। और ये कोई एआई से बनाया गया वीडियो नहीं है। इस वीडियो को चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। यानी चीन की सरकार खुद इस नैरेटिव को दुनिया तक पहुंचाने में जुटी है। चीन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए इवेपोरेटिव मिस्ट कूलिंग सिस्टम का वीडियो भी शेयर करवा रहा है, जिसमें सड़कों पर बारीक पानी की फुहारें पड़ रही हैं जो हवा से गर्मी सोख लेती हैं। चीन जिन वीडियोस को सोशल मीडिया पर फैला रहा है उनमें दिख रहा है कि फुहारों वाला ऐसा सिस्टम चीन में सिर्फ शहर के अंदर की सड़कों पर नहीं बल्कि हाईवेज पर भी है। चीन दुनिया को यह बता रहा है कि अपने रिहायशी इलाकों में उसने कैसे मिस्टिंग सिस्टम लगाए हैं जो हीट वेव के दौरान बाहर का तापमान 6 डिग्री तक कम कर देते हैं। और इसकी तुलना में यूरोप और दूसरे पश्चिमी देशों के लोगों पर ताने कसे जा रहे हैं कि गर्मी के साथ जीना सीखो, क्योंकि एसी पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। मैसेज क्लियर है, हमने समस्या का समाधान ढूंढ लिया और तुम अब भी बहस कर रहे हो। विश्व राजनीति में चीन का एक सोचा समझा उठाया हुआ कदम है। इसके जरिए अपनी डिप्लोमेसी की शक्ति दिखाते हुए, अपनी टेक्नोलॉजी की शक्ति दिखाते हुए चीन जो है वो पूरी दुनिया को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि असली शक्तिवान देश चीन है। और यूरोप, जिसको हम कभी विश्व के सबसे शक्तिशाली कॉन्टिनेंट या रीजन के रूप में जानते थे, वो अब उस प्रकार की स्थिति नहीं रह गई है। कई चाइनीज सोशल मीडिया यूजर्स ये तंज भी कस रहे हैं कि यूरोप के लोग एयर कंडीशनर खरीद नहीं पा रहे, इसीलिए पब्लिक प्लेसेस पर सो रहे हैं। फिर विकसित देश कौन सा हुआ? चाइना डेली तो अपनी रिपोर्ट में ये दावा भी कर रहा है कि अब चीनी कंपनीज के पास यूरोप से एसी के ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई है। यूरोप भीषण गर्मी की चपेट में है, लेकिन वहाँ हर 5 में से केवल लगभग एक घर में ही एयर कंडीशनर है। अब इस वजह से चीनी कंपनियों के पास एसी के ऑर्डरों की बाढ़ आ गई है। मीडिया कंपनी का एयर कंडीशनर लें, ये यूरोप के कुछ रिटेलर्स के यहाँ पूरी तरह बिक चुका है। जर्मनी में मई महीने में इसकी ऑनलाइन बिक्री लगभग 37% बढ़ी, जबकि फ्रांस और स्पेन में डिमांड लगभग दोगुनी हो गई है। चीन ने यूरोप पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जैसे इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि चीन में
कुत्तों के लिए भी एयर कंडीशनिंग और पंखों से लैस सुविधाएं तैयार की जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ यूरोप में लोग, इंसान हीट वेव के बीच सेव एनवायरनमेंट का नारा लगा रहे हैं। यानी यूरोप की गर्मी सिर्फ तापमान ही नहीं बढ़ा रही, चीन के भीतर ट्रोलिंग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रही है। लेकिन अब बात सिर्फ ट्रोलिंग तक सीमित नहीं। चीन के सरकारी नैरेटिव में बार बार एक बात दोहराई जा रही है कि यूरोप को सिर्फ एसी नहीं, चीन का अनुभव भी चाहिए। यानी चीन अब अपने एयर कंडीशनर नहीं बेच रहा, वो अपना मॉडल बेच रहा है। वो ये कह रहा है कि हमने सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाई, ऐसा इंफ्रा बनाया है जो चरम मौसम को भी झेल सके। अब तो यूरोप के कई एक्सपर्ट्स कहने लगे हैं कि चीन के लिए सिर्फ हीट वेव नहीं, हीट वेव डिप्लोमेसी है ये। हम आज की दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे पश्चिम के जो शक्तिवान देश हैं उनको जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई बड़ी चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। इसमें कूलिंग, इससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी, उपकरण जो भी सस्ते बना करके देगा, जो भी लॉन्ग लास्टिंग इस तरह के इक्विपमेंट बना करके देगा, उस देश से बाकी के लोग निश्चित तौर पर ऐसी टेक्नोलॉजी या उपकरण खरीदेंगे। और चीन को हम जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर उसने अपने आप को एक ऐसे मैन्युफैक्चरर के रूप में स्थापित किया है जिसके सामान की क्वालिटी के बारे में तो खैर कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कीमतों के और एक लार्ज स्केल उत्पादन की गारंटी चीन देता आया है। तो एक तरफ चीनी कंपनीज यूरोप में रिकॉर्ड संख्या में एसी भेज रही हैं, दूसरी तरफ चीनी सोशल मीडिया दुनिया को यह दिखा रहा है कि हमारे शहर ठंडे हैं, तुम्हारे सिस्टम गर्म हो चुके हैं। तो चीन हीट इमरजेंसी में घिरे यूरोप को चिढ़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तो याद रखिए, हमेशा नैरेटिव टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट्स से नहीं बनते। कभी कभी एक वायरल वीडियो, एक एयर कंडीशनर और एक हीट वेव भी ग्लोबल पावर की नई कहानी लिख देते हैं। और इस बार चीन यही कहानी लिखने की कोशिश कर रहा है। एक नई कहानी दुनिया के सुपर पावर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लिख रहे हैं। उनकी दौलत में राष्ट्रपति बनने के बाद साल भर में इतना उछाल आया कि दुनिया हैरान है। हर कोई पूछ रहा है कि आखिर वो राष्ट्रपति हैं या क्रिप्टो किंग। कचहरी में अब रॉकेट की तरह बढ़ी ट्रंप की इसी दौलत की फाइल आपके लिए खोलने जा रहे हैं। $20,000 करोड़ रुपए। इतना पैसा कि गिनते गिनते उंगलियां थक जाएं, इतना पैसा कि साथ पुश्तें तर जाएं। और यह पैसा अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान की जेब में आ गया है। नाम है डोनाल्ड ट्रंप। सत्ता और संपत्ति का ऐसा कॉकटेल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या कोई राष्ट्रपति और उनका परिवार व्हाइट हाउस में बैठकर एक साल में 20,000 करोड़ से ज्यादा कमा सकता है, वो भी उस धंधे से जिसे कभी उन्होंने खुद धोखा और फर्जीवाड़ा कहा था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साल 2025 के जो नए वित्तीय दस्तावेज सामने आए हैं, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी की ताजा रिपोर्ट बताती है कि व्हाइट हाउस लौटने के बाद ट्रंप की वेल्थ में करीब $2 अरब यानी 20,000 करोड़ रुपए का भारी उछाल आया है। इस अथाह कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा किसी जमीन जायदाद या होटल से नहीं, बल्कि आभासी दुनिया की सबसे विवादित चीज यानी क्रिप्टो करेंसी से आया है। 927 पन्नों के सरकारी फाइलिंग ने पारदर्शिता के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल ट्रंप परिवार की कुल आमदनी कम से कम $2.2 अरब यानी 21,850 करोड़ रुपए रही और इसमें से $1.4 अरब यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के धंधे से आए, यानी करीब 70%। अब ये पैसे आए कैसे? इसके पीछे दो बड़े नाम। पहला है सेलिब्रेशन कॉइन्स। ये वो एंटिटी है जो ट्रंप के नाम पर ट्रंप मीम कॉइन चलाती है। ट्रंप को केवल अपने नाम की रॉयल्टी के तौर पर इससे $635 मिलियन यानी करीब 5,300 करोड़ रुपए मिले। मजेदार बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद इस कॉइन की वैल्यू भले गिर गई, लेकिन ट्रंप की जेब में रॉयल्टी का पैसा एडवांस में पहुंच गया। अब दूसरा रास्ता है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ये एक क्रिप्टो फर्म है जिसे ट्रंप के बेटों और उनके करीबी सहयोगियों ने खड़ा। इस कंपनी के टोकन सेल्स और बिजनेस इंटरेस्ट से ट्रंप परिवार को $500 मिलियन यानी करीब लगभग 4,180 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा। इसके अलावा उनके पर्सनल क्रिप्टो वॉलेट्स और डायरेक्ट टोकन सेल्स से
करोड़ों डॉलर बरसे। Well, I've made a lot of money before I became president, and they invest my money, and I don't talk to them. I don't even speak to them. So I have many people. I don't know what they call it, closed accounts or something. You put your money in, and that's it. I don't talk to them. They're big institutions, and they run it. But yeah, I've had a great career in business. I've had a great career. You know, you saw the cash, and you report the different things. And what they do is we gave it. I think it's called the blind account. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कहते हैं कि ट्रंप ने अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल बना दिया, इसलिए मुनाफा हुआ। इसमें कोई हितों का टकराव नहीं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जब देश की नीतियां बनाने वाला खुद ही उसी बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। एक जमाना था जब अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन 1953 में व्हाइट हाउस से बाहर निकले और उनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। उनको अपनी पुश्तैनी जमीन बेचनी पड़ी थी और इसी के कारण अमेरिका के जो संसद में शर्मिंदगी के कारण उन्होंने एक कानून पास किया और पेंशन पूर्व राष्ट्रपतियों के लिए लागू किया गया। अमेरिका के एक और पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने हितों के टकराव से बचने के लिए अपना पारिवारिक छोटा सा मूंगफली का फार्म एक ब्लाइंड ट्रस्ट को सौंप दिया था। बहरहाल अब इतिहास बदल चुका है। पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस से हटने के बाद किताबें लिखकर या भाषण देकर पैसे कमाते थे, लेकिन ट्रंप व्हाइट हाउस में भीतर राष्ट्रपति बनते हुए खुले आम सब लोगों के सामने क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल टोकन में डील कर रहे हैं। Well, you know why I'm profiting? Because the stock market's going up. Everybody's profiting. If you have a 401k, how's your 401k done? It's about up 85%. Thank you, President Trump. So we're all profiting. I'm profiting because I have a lot of money and a lot of cash, and I give it to institutions. I don't know if they know what they're doing or not, but they buy a vast array of things. सवाल ये नहीं है कि व्यापार करना गलत है, सवाल ये है कि जब आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली पद पर बैठे हैं तो आपकी नीतियां बाजार को तय कर रही हैं या फिर आपकी निजी मुनाफा। ईरान युद्ध के दौरान भी ट्रंप पर सैन्य फैसलों, बयानों और कूटनीतिक कदमों के जरिए शेयर बाजार को प्रभावित करने और उससे निजी मुनाफा कमाने के गंभीर आरोप लगे। वॉल स्ट्रीट और अमेरिकी मीडिया में इस पूरे घटनाक्रम को एक्सियोस पुट या व्हाइट हाउस का मार्केट प्लेबुक कहा गया। उसके मेन दो सोर्सेज हैं। एक इनका जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल करके यूनिट है जो खुद ट्रंप और उनकी फैमिली मेंबर्स चलाते हैं, इसकी मेन इनकम क्रिप्टो को बेचने से और उसको उनके टोकन्स बेचने से करी जाती है। और दूसरा उनका जो ट्रंप मीम कॉइन बना था जिसमें रॉयल्टी के तौर पे ही उनको बहुत बड़ा अमाउंट करीब $635 मिलियन प्राप्त हुआ था, और प्लस उनके पास अपने क्रिप्टो एसेट्स हैं। ट्रंप कहते हैं कि शेयर बाजार बढ़ रहा है इसलिए सब कमा रहे हैं और वो अपने पर्सनल फाइनेंस में दखल नहीं देते, लेकिन क्रिप्टो को फ्रॉड बताने वाले ट्रंप का क्रिप्टो किंग बनने का यह सफर अमेरिकी लोकतंत्र और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक नया अध्याय है या एक खतरनाक मिसाल। अब ये तय तो वहां की जनता को ही करना है। तो ट्रंप के मामले में जनता को तय करना है, लेकिन इधर राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के मामले में तय करना है यूपी सरकार को कि गुनहगारों को कैसी सजा मिलेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह का खेल चल रहा है उससे ये सवाल उठ रहा है कि कहीं किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए किसी को बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा। किसी भी बड़े घोटाले की एक तय पटकथा होती है। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब तक सरकार होती है, टीम होती है, परिवार होता है, संगठन होता है, पार्टी होती है, साथी होते हैं। लेकिन जैसे ही मामला खुलता है पूरी कहानी सिमटकर किसी एक आदमी पर आ जाती है। फिर वही एक आदमी पूरे सिस्टम का चेहरा बना दिया जाता है। सवाल यह है, क्या राम मंदिर के चढ़ावे में हुए गबन के मामले में वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है? अब कहा जा रहा है कि पूरी गड़बड़ी का जिम्मेदार टिन्नू यादव है। यह भी कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव ने भरोसे का गलत फायदा उठाया। अगर ऐसा है तो फिर अगला सवाल और बड़ा है। अगर एक आदमी इतने बड़े स्तर पर चढ़ावे का हेरफेर कर सकता था तो निगरानी कौन कर रहा था?
ऑडिट किसका काम था? जवाबदेही किसकी थी? क्या करोड़ों रुपए का सिस्टम सिर्फ भरोसे पर चलता है? और ये सवाल सिर्फ आम लोग या आम श्रद्धालु नहीं पूछ रहे, ये सवाल विश्व हिंदू परिषद के भीतर से उठ रहे हैं। खुद विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने उठाए। मोटा माटा लगता है कि चंपत जी या ट्रस्टीज की अनदेखी है। अब वो अनदेखी कितनी है, किस किस की है, उसका क्या परिणाम होगा, ये जांच से मालूम पड़ेगा। अनदेखी के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि अनदेखी है। तो जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उसी ने अनदेखी। तो अब सवाल यह है, फिर जिम्मेदारी किसकी थी? सबको मालूम है चंपत राय की थी। जब यह पूरा गबन हुआ तब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कर्ता धर्ता वही थे। वो ट्रस्ट के महासचिव रहे हैं, ट्रस्ट का सबसे ताकतवर चेहरा। लेकिन अब क्या हो रहा है? सूत्रों के मुताबिक वही चंपत राय अब अपने करीबियों से कह रहे हैं कि टिन्नू यादव ने मेरे भरोसे का फायदा उठाकर गड़बड़ की। राम मंदिर में चढ़ावे में पूरी गड़बड़ी का मुख्य किरदार टिन्नू यादव का है। और टिन्नू यादव जब फंसने लगा तो फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं को उसने सूचना दे दी। आपको याद ही होगा, राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी का खुलासा सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर किया था। लेकिन अब लग रहा है कि सारी गड़बड़ियों का ठीकरा टिन्नू यादव के सिर पर फोड़ा जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या राम मंदिर के चढ़ावे में हुए गबन के मामले में बलि का बकरा ढूंढ लिया गया है? क्या चढ़ावा चोरी में सबसे बड़ा विलेन तय कर लिया गया है? सवाल फिर यह भी है कि क्या टिन्नू यादव को अपने सरनेम या जाति की वजह से समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है? क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो बोले हमारा रिश्तेदार है। अरे सोचो, भगवान ने तुम्हारी ये पोल खुलवा दी कि तुम क्या कर रहे थे भगवान के साथ। लेकिन टिन्नू यादव पिछले 33 साल से विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ है। वो साल 1993 में अयोध्या के कार सेवकपुरम में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा था। टिन्नू यादव तब वीएचपी की गाड़ियां चलाया करता था। उसने चंपत राय ही नहीं, कार सेवकपुरम में आने जाने वाले वीएचपी के कई बड़े पदाधिकारियों की गाड़ी चलाई है। राम मंदिर बन जाने के बाद टिन्नू यादव उन्हीं संपर्कों की वजह से प्रभावशाली बन गया। तो जब तक टिन्नू यादव से आपका काम निकल रहा था तब तक वो वीएचपी का कर्मठ कार्य करता था। लंबे समय तक उस पर भरोसा किया गया। अगर वो बरसों तक इतना महत्वपूर्ण शख्स था तो फिर अचानक सारी कहानी कैसे बदल गई? जब चढ़ावे में हुए गबन के मामले में बड़े बड़ों की गर्दन फंसने लगी तो फिर वीएचपी का 3 दशक पुराना वो कार्यकर्ता टिन्नू अचानक यादव कैसे हो गया? अब टिन्नू यादव की पहचान सिर्फ उसकी जाति से क्यों की जा रही है? उसका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन निकाले जाने का खेल क्या है? वो जानते नहीं, हम कभी गलती देखे नहीं तो कैसे बोल सकते हैं? कौन? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो देखे गलती देखे, शासन व्यवस्था हो गई, अपने आप जेल में पहुंच गए। जो रामनाथ दंड दे रहे हो हमारे लिए, वो तैयार हूँ। दरअसल बहस सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बहस उस प्रवृत्ति की है जहां पर किसी संस्थागत विफलता को एक चेहरे तक सीमित कर दिया जाता है। क्या इससे बाकी सवाल खत्म हो जाते हैं? क्या इससे जवाबदेही खत्म हो जाती है? सबसे बड़ा सवाल जवाबदेही का है, क्योंकि चंपत राय को ऐसी गड़बड़ियों के बारे में पहले भी आगाह कर दिया गया था। 2020 में मैंने ट्रस्ट के एक पर्सनल कॉल पे एक स्टडी करके दिया था, जैसे कि हम लोग रिस्क एडवाइजर हैं, क्योंकि हमारे पास उसमें मंदिर तुरंत ही ट्रस्ट बना हुआ था, बहुत सारे डेटा उपलब्ध नहीं थे। फिर भी अपने अनुभव के आधार पे और जो उस समय सिस्टम बन रहा था मंदिर में, उसके ऑब्जर्वेशन के आधार पे मैंने कुछ सजेशंस दिए थे। उसके बाद इंटरनल ऑडिटर भी रखे गए, मेरी रिपोर्ट को सबको सर्कुलेट भी किया गया और सबको बताया गया इसमें जो जो सुझाव दिए गए हैं। तो अगर ट्रस्ट के मुखिया होने के नाते चंपत राय की कोई जिम्मेदारी नहीं, इस मामले में अगर टिन्नू यादव दोषी है, अगर वही इस गबन का मास्टरमाइंड है, तो कानून अपना काम करे। लेकिन अगर सिस्टम में चूक हुई तो उसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी संस्थान और खासकर धार्मिक संस्थान की विश्वसनीयता सिर्फ दोषी पकड़ने से नहीं बल्कि पूरे सच को सामने लाने से बनती है। इसीलिए असली सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि टिन्नू यादव कौन है। असली सवाल यह है कि क्या पूरी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की है या सिस्टम की भी है।
और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक ये बहस जारी रहेगी, क्योंकि किसी भी बड़े विवाद में सबसे आसान काम होता है एक चेहरा ढूंढ लेना, बलि का बकरा उसे बना देना, लेकिन सबसे मुश्किल काम है पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय करना। तो एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे की लूट मची रही, वहीं दक्षिण भारत में तमिलनाडु सरकार ने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिससे सीखे जाने की जरूरत है। कचहरी में अब तमिलनाडु की जोसेफ विजय की सरकार के उस फैसले की फाइल खुलने जा रही है जिसमें यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि मंदिरों का दान सिर्फ मंदिरों के काम आएगा, उससे कोई बिजनेस नहीं किया जा सकेगा। तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में पिछली डीएमके सरकार का फैसला पलट दिया है। सत्ता की नीयत और जनभावनाओं की कद्र क्या होती है, इसका एक एग्जाम्पल तमिलनाडु की नई नवेली थलपति विजय सरकार ने दिया है। जिस वक्त देश में मंदिरों के पैसों और उनके मैनेजमेंट को लेकर तरह तरह की बातें उठ रही हैं, चंदा चोरी से लेकर सोना चांदी गायब होने के आरोप सामने आए, तब विजय सरकार ने साफ कर दिया कि आस्था की कमाई का इस्तेमाल योजनाओं और व्यापार के लिए नहीं होगा। मुख्यमंत्री विजय ने पूर्ववर्ती स्टॉलिन सरकार के उस फैसले को पूरी तरह पलट दिया जिसके तहत मंदिरों के फंड से मॉल और मैरिज हॉल बनाए जाने थे। एक झटके में 246 करोड़ के 46 प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया है। पिछली डीएमके सरकार ने मंदिरों के पास जमा फंड का इस्तेमाल करके कमाई बढ़ाने के नाम पर बड़े पैमाने पर कमर्शियल निर्माण को मंजूरी दी थी। मंदिरों में मौजूद पैसे से 29 भव्य मैरिज हॉल और 17 कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने थे। लेकिन विजय ने साफ साफ कहा कि मंदिरों की चल और अचल संपत्ति का इस्तेमाल केवल और केवल उनके पवित्र और धार्मिक कार्यों के लिए ही होगा। दरअसल तमिलनाडु में दशकों से बहस चल रही है कि सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों के पैसे को सेकुलर या कमर्शियल कामों में क्यों डाइवर्ट किया जाता है। कई हिंदू संगठन और सांस्कृतिक कार्यकर्ता सालों से ये आरोप लगा रहे थे कि मंदिर में भक्तों की आस्था का पैसा मंदिर के जीर्णोद्धार और वेद पाठशालाओं के बजाय मॉल्स और कॉम्प्लेक्स बनाने में लगाए जा रहे थे। यहाँ तक कि साल 2025 में मुख्य विपक्षी दल AIADMK के नेता पलानी स्वामी ने भी इस नीति पर गंभीर सवाल उठाए थे। अब थलपति विजय के इस फैसले से उन तमाम संगठनों और जनता की मांग को सीधा समर्थन दे दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मंदिरों का पैसा सरकारी योजनाओं में खर्च होने की बात हुई थी। जनवरी 2025 में हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार ने राज्य के प्रमुख मंदिरों के ट्रस्ट फंड से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए धनराशि की मांग की थी। इसे लेकर काफी विवाद हुआ और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाई गई राशि केवल धार्मिक, सांस्कृतिक या मंदिर के रखरखाव के कार्यों में ही खर्च की जा सकती है। इससे पहले कर्नाटक में 2024 में तब की सिद्धरमैया सरकार कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक लेकर आई थी। विधेयक में प्रावधान था कि जिन मंदिरों की कमाई 1 करोड़ से ज्यादा है उन्हें अपनी कुल शुद्ध आय का 10% सरकार के फंड में देना होगा। इस बिल के आते ही देश भर में और खासकर सोशल मीडिया पर टेम्पल टैक्स ट्रेंड करने लगा था। लोकतंत्र में जब जनता की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान किया जाता है तो जन नेताओं को नीतियां बदलनी पड़ती हैं। हो सकता है कि विजय सरकार का ये कदम आने वाले दिनों में देश के दूसरे राज्यों के लिए भी एक बड़ा उदाहरण बनेगा, जहां मंदिरों की तिजोरियों पर सरकारों की नजर टिकी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया। और इस वक्त राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एक बड़ी खबर हमारे पास है। SIT टीम आज दोबारा अयोध्या पहुंची। टीम ने अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव को राम मंदिर में बुलाकर 5 घंटे पूछताछ की। अनिल मिश्रा और गोपाल राव को फिर सुबह बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक SIT ने कल अपने साथ कई महत्वपूर्ण पेपर्स भी लाने के लिए कहा है और जांच के बाद 8 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। इस समय इस मामले में 8 आरोपी जेल में हैं। रणवीर जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। रणवीर, 5 घंटे आज पूछताछ हुई है, कल फिर बुलाया है डॉक्यूमेंट्स के साथ, लेकिन कुछ खबरें आप तक पहुंच रही है। पूछताछ के केंद्र बिंदु क्या थे? देखिए, केंद्र बिंदु में निश्चित तौर पे जिस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते थे, चूंकि अनिल मिश्रा और गोपाल राव ये दोनों वो नाम हैं जो डेली बेसिस पर मंदिर में सारी चीजों की निगरानी किया करते थे। गोपाल राव जो ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और अनिल मिश्रा जो सदस्य हैं,
ये दोनों ही वहां पर रोजमर्रा में देखते थे। ऐसे में आज एसआईटी की टीम जब दोबारा पहुंची तो पहुंचने के बाद लंबी पूछताछ अनिल मिश्रा से हुई है और उसके बाद गोपाल राव से भी कुछ सवाल पूछे गए हैं और कल फिर से कुछ दस्तावेज ला करके दिखाने के साथ साथ कुछ सवालों के जवाब जो है उन्हें कल देने होंगे। तो कल फिर से पूछताछ का जो दौर है वो चलता रहेगा। शुक्रिया रणवीर आपका इस जानकारी के लिए। कहते हैं इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, लेकिन हमारे समाज में आज भी पहचान का पहला पैमाना क्या है? रंग, गोरा, सांवला। और अगर जवाब सांवले या काले में हो तो जिंदगी का इम्तिहान वहीं से शुरू हो जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक जवान लड़की की खुदकुशी की खबर आई। नाम अंशु कुमारी, उम्र 22 साल। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के मकरंदपुर की रहने वाली थी। गांव वालों से पता चला कि उसका रंग सांवला था। शादी की कोशिशें बार बार नाकाम हो रही थी, रिश्ता लगातार रिजेक्ट हो रहा था। इससे वो डिप्रेशन में चली गई और आखिरकार उसने अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। वरना अभी उम्र ही क्या थी उसकी, सिर्फ 22 साल। घटना कारणों का जांच किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। साथ ही साथ इसमें यूडी कांड भी दर्ज किया जा रहा है। नोट वगैरह मिला था वहाँ पे? उसी से सारे बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं। बाकी ये तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। शादी नहीं हो रही थी उसकी। हाँ, तो इसका इस बिंदु पर भी हम लोग जांच करेंगे, इसलिए यूडी कांड दर्ज कर लिया गया है और आगे जांच में जो भी बात आएगी उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे उसके अनुसार। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, मौत की वजह तलाश रही है। आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद होगी। लेकिन एक सवाल अभी से हमारे सामने खड़ा है, क्या इस देश में आज भी रंग इंसान की किस्मत लिखता है? सवाल परवरिश का भी है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बेटी थोड़ी गोरी होती तो अच्छा था, धूप में मत जाना, रंग काला हो जाएगा, ये क्रीम लगा लो, रंग निखर जाएगा, चाय मत पीना, रंग काला हो जाएगा। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि बेटी अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, अपने हुनर पर भरोसा रखो। हमने नापा तो चेहरे का रंग, लेकिन दिल का रंग कभी नहीं देखा। जरा सोचिए, एक बच्ची जब पैदा होती है तब उसे कोई नहीं बताता कि वो कम सुंदर है। उसे ये एहसास कौन कराता है? घर, रिश्तेदार, समाज, रिश्ते देखने आने वाले लोग और वो विज्ञापन जो बरसों तक हमें बताते रहे हैं कि कामयाबी का दूसरा नाम है गोरा रंग। आपको पता है कि बिजनेस कितना बड़ा है? आई मार्क ग्रुप की इंडिया स्किन केयर मार्केट रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में भारत का कुल स्किन केयर मार्केट 86,228 करोड़ रुपए आंका गया। इसका बाजार साल 2034 तक दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर लगभग 1,74,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। भारत में केमिकल, फ्री हर्बल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा 61% है और कुल मार्केट में महिलाओं के प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 58% है। तो गोरे रंग की गारंटी बेचकर कंपनीज जमकर मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन ये कितनी लड़कियों में कॉम्प्लेक्स भर रहा है, शायद ही इसका कोई डेटा हमें मिल पाए। और फिर शादी तो लोगों के जीवन का फैसला होना चाहिए, उसे हमने रंगों की प्रदर्शनी क्यों बना दिया है? लड़के की नौकरी पूछी जाती है और लड़की का रंग पूछा जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर के गांव में 22 साल की अंशु कुमारी के साथ जो हुआ वो ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये इस देश की करोड़ों लड़कियों की रोजमर्रा की हकीकत है। और सबसे दुखद बात इसमें क्या है? रंग भेद करने वाला कोई अजनबी नहीं होता। कई बार अपने लोग अनजाने में हर दिन ऐसी बातें बोलते हैं जो किसी इंसान के आत्मसम्मान को धीरे धीरे तोड़ देते हैं। और जब आत्मसम्मान टूटता है तो सिर्फ चेहरा नहीं, पूरी जिंदगी आईने में सवाल बनकर खड़ी हो जाती है। हमारी त्वचा का रंग कैसा हो ये तय करना हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, ये हमारा भूगोल तय करता है। त्वचा का रंग मुख्य रूप से इस बात से जुड़ा है कि कोई आबादी पृथ्वी पर कितनी धूप वाले इलाके में हजारों पीढ़ियों तक रह रही है। भूमध्य रेखा के आसपास सूरज की किरणें बहुत तेज पड़ती हैं,
इसलिए वहां रहने वाली आबादी में मेलानिन ज्यादा होता है। मेलानिन त्वचा का रंग तय करता है और उससे सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षा देता है। क्योंकि ध्रुवों यानी जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल्स के पास धूप और किरणें कम होती हैं, इसीलिए वहां ज्यादा मेलानिन की जरूरत नहीं पड़ती और वहां लोग गोरे होते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन एक समाज के तौर पर हमें भी यह समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति सांवला या डार्क कलर होने की वजह से लगातार खुद को कमतर महसूस कर रहा है या अंशु कुमारी की तरह गहरे डिप्रेशन में है या जीवन से हार मानने जैसी बातें कर रहा है, तो उसे तानों की नहीं सहारे की जरूरत होती है। परिवार, दोस्त, समाज, संवेदनशीलता इनकी कई बार किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आज जरूरत किसी नई फेयरनेस क्रीम की नहीं, फेयर माइंडसेट की है। जरूरत है बच्चों को यह सिखाने की कि सुंदरता का कोई रंग नहीं होता, काबिलियत का कोई रंग नहीं होता, इंसानियत का कोई रंग नहीं होता। क्योंकि काला रंग किसी की जिंदगी नहीं लेता, रंग को लेकर समाज की काली सोच किसी की जिंदगी लेती है। और जिस दिन हम ये सोच बदल देंगे, शायद उस दिन बिहार के मुजफ्फरपुर जैसी न जाने कितनी अंशु कुमारियों की जिंदगी बचा लेंगे। तो कचहरी में जाते जाते एक तस्वीर के जरिए सिस्टम की जानलेवा लापरवाही की फाइल अब आपके लिए खोलते हैं। इस बार देश के कई हिस्सों में मॉनसून थोड़ा देरी से पहुंचा, लेकिन जब पहुंचा तो वही हुआ जैसा हर साल होता है। तेज बारिश से कई राज्यों में परेशानी पैदा हो गई। मुंबई में मॉनसूनी मुसीबत की तस्वीर सामने आई जब एक शख्स की मैनहोल में गिरकर मौत हो गई। और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हो रहा है। अब से कुछ दिन पहले भी मुंबई के मैनहोल में गिरकर एक शख्स की मौत हो गई थी। उस समय मुंबई के मेयर वहां दौरे पर थे और उन्हीं के पीछे एक व्यक्ति मैनहोल में गिर गया। और आज ठीक उसी तरह ये दूसरा हादसा हुआ जिसमें इस व्यक्ति की मौत हो गई। मॉनसून की रफ्तार तेज हुई तो मुंबई की रफ्तार धीमी पड़ गई। मॉनसून की पहली तेज बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं हर साल की तरह बरसाती आफत भी आ गई। मुंबई और आसपास के इलाकों की तस्वीरें हैं। कई इलाकों में भारी जल भराव के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। हालात ऐसे बने कि सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बहती नजर आई। मैनहोल में बह गया शख्स। शहर के चांदीवली इलाके में एक दर्दनाक घटना हो गई। अफजल शेख नाम का एक शख्स करीब 20 से 25 फीट गहरे खुले मैनहोल में गिर गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और अन्य बचाव एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। बताया जा रहा है कि तेज बारिश और जल भराव के कारण व्यक्ति को खुले मैनहोल का अंदाजा नहीं लग सका और वो उसमें गिर गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वार्ड प्रशासन और संबंधित ठेकेदार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि खुले मैनहोल को सुरक्षित नहीं किया गया था, जिससे ये हादसा हुआ। जो रास्ते से जा रहा था, ये रिपेयरिंग का काम चालू था, लेबर लोगों ने वो ऊपर का ढक्कन खुला था लाइट, तो वो टाइम उसका बैरिकेडिंग प्रॉपर नहीं करने से रास्ते में जा रहा था, वो आदमी गिर गया। प्रॉपर बैरिकेडिंग होता तो ये नहीं होता था। हमने जिम्मेदार लोगों से बात की तो उन्हें जवाब देते नहीं बने। पूछ रही हूँ कि आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? मैडम मेरा छुप क्यों रहे हैं आप लोग? ये शटर बंद करके छुप क्यों रहे हैं? हम लोग नहीं शटर बंद किया ना। किसने बंद किया? हम लोग तो साइड हमें अंदर आने से रोका जा रहा है। तो हमने नहीं किया ना। मैनहोल खुला था, एक आदमी की मौत हो गई। खुला किसने खुला किया वो देख रहे, वही तो पुलिस देख रही है किसने खोला था। पुलिस बताइए, पहले जवाब दीजिए। सर आप पीएमसी से हैं क्या? आप इन्हें बुला रहे हैं? आप नहीं है ना, तो आप बताइए सर। मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पर ये मैनहोल खुला था, आपको जानकारी थी? एटलीस्ट बेसिक टेक्निकल डिटेल्स दीजिए अगर आप अपना ओपिनियन नहीं थी, जानकारी नहीं थी, हम लोग जानकारी ले रहे। ये मुंबई का दादर इलाका है। यहाँ सड़कों पर सैलाब आ गया है, चारों तरफ पानी भरा है, गाड़ियाँ तैरती हुई चलती दिख रही हैं। ये दादर का रेलवे स्टेशन है, पटरियों पर पानी भरा हो।
हालांकि अभी तक गनीमत यह है कि रेल सेवा प्रभावित नहीं हुई है। इस वक्त हम मौजूद है हिंद माता एरिया दादर में। खास करके आपको बता दें, जिस तरीके से जल भराव की शुरुआत हो चुकी है और तमाम गाड़ियां जो है आपको देखने को मिलेगी एक साइड से होकर चल रही है, और किसी भी वक्त अगर ये जल स्तर बढ़ता है तो ये रोड भी बंद कर दिया जाएगा। कुर्ला की तस्वीरें देखिए, सड़क नदी जैसी दिख रही है, घुटनों तक पानी भरा है। बारिश रुकी, पानी थोड़ा कम हुआ तो गड्ढे सामने आ गए। फिलहाल कुर्ला डेपो की अगर परिस्थिति आप देखने की कोशिश करो तो जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से बरसात हुई उसको लेकर ये कुर्ला डेपो में जो है बड़े बड़े खड्डे जो है वो निर्माण हो चुके हैं, जिसके चलते अगर आप देखने की कोशिश करें तो जब बस यहाँ से निकलने की कोशिश करी तो जिस तरीके से बस का आधा टायर जो है वो इस खड्डे में जाने की वजह से पूरा बस का जो बैलेंस है वो वन साइड जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते एक बड़ी दुर्घटना वो मुंबई में हो सकती है। ये अंधेरी सबवे, यहाँ इतना पानी भर जाता है कि लोग डूब तक जाते हैं। एक बार फिर यहाँ पानी भरा है। फिलहाल किसी अनहोनी की खबर नहीं है। शहर पहले ही रेड अलर्ट की चपेट में है। वहीं दोपहर करीब 1:45 बजे आए हाई टाइड ने समंदर के पानी को सड़कों तक धकेल दिया। मुंबई वालों की मुसीबत और बढ़ गई। हाई टाइड का ये फिलहाल समय है। मैं फिलहाल दादर चौपाटी पे खड़ा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अरेबियन सी की जो इंटेंसिटी है, जो इसकी एग्रेशन है, वो काफी क्लियरली बढ़ते हुए नजर आ रही है। हाई टाइड का ये जो समय है ये अगले 20 मिनट तक इफेक्टिव रहेगा और स्थिति जो है रेनफॉल की वो फिलहाल कम हो गई है पिछले 2 घंटे में। हालांकि ग्लूमी वातावरण है, काफी विंडी वातावरण है, बट जो रेन की इंटेंसिटी है वो जो कल रात को थी, आज सुबह थी, उसके कंपैरिजन में काफी कम हो। इसी के साथ कचहरी में आज इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी।